हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है रोहित तिवारी। 26 जून 2024 थे द करंट अफेयर शो में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण द हिंदू की खबरों के बारे में, जिसमें तो एक बार आप पहले से ही समझ लीजिए कि जो करंट अफेयर्स है वो आपके यूपीएससी प्रिपरेशन लाइफ में इतना इम्पोर्टेंस रखता है कि अभी जो यूपीएससी की जो अभी परीक्षा हुई थी, संपन्न हुई थी, उसमें आपने देखा होगा कि करंट अफेयर ने काफी अच्छा खासा रोल जो है उसमें निभाया था। तो इसका मतलब ये है कि नेक्स्ट ईयर जो भी बच्चे यूपीएससी का एग्जाम देने वाले हैं, उनको इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि अगर अभी से वो अपना करंट अफेयर्स तैयार नहीं करेंगे तो आने वाले समय में काफी मुश्किल होगी। और करंट अफेयर एक ऐसा टॉपिक है जिसको याद करना या मेमोराइज करना बहुत मुश्किल होता है। तो उसके लिए आपको बार बार उस टॉपिक को पढ़ना होगा, जिससे कि वो टॉपिक रटने के बजाय आपको समझ में आने लगे और आपको ध्यान हो जाए उसका। ठीक है, तो इसको अगर आपको ऐसे मतलब कंप्लीट करना है इस तरीके से, तो आपको डेली बाय डेली जो है करंट अफेयर्स पढ़ने होंगे और खास करके द हिंदू को फोकस में रखना होगा, क्योंकि आपको पता है यूपीएससी की प्रिपरेशन में द हिंदू बहुत महत्वपूर्ण जो है काम करता है। ठीक है, तो आज कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, जिसमें पहला आर्टिकल है लोकसभा में जो स्पीकर का पोस्ट होता है, लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है, उसके पोस्ट के लिए आज इलेक्शन होना है। और बाय द वे इस टाइम तक इलेक्शन हो चुका है और उसका रिजल्ट भी आ चुका है, और ओम बिरला साहब जो है दोबारा से वो बन चुके हैं स्पीकर। ठीक है, दूसरा आर्टिकल है नागालैंड के बारे में। नागालैंड में जो है वहाँ जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव होने वाले हैं। ठीक है, वो जो चुनाव होने वाले हैं वो तकरीबन 2 दशकों के बाद वहाँ पर संपन्न हुए कराए जाएंगे, क्योंकि आपको समझना होगा कि तकरीबन 2004 में पिछली बार चुनाव हुआ था। और इस बार एक नई चीज ये भी है कि 33% रिजर्वेशन महिलाओं के लिए रखा गया है। इस बार का जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का जो चुनाव होने वाला है, जो लोकल अर्बन बॉडी का चुनाव होता है, ठीक है, इसमें जो महिलाएं हैं उनको 33% का जो है आरक्षण मिला है। तीसरा आर्टिकल है अग्निपथ स्कीम के बारे में, जिसमें अग्निवीर जो है उनके बारे में ये बातचीत होगी, क्या दोबारा से इस पर सोच विचार किया जाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट की जो स्कीम है इसके बारे में दोबारा से सोचा जाए। चौथा आर्टिकल है यूनियन होम मिनिस्ट्री एक ई साक्ष्य ऐप जो है उसको टेस्ट कर रही है, और आसपास के दिनों में आपको आने वाले समय में 1 जुलाई को जो है जो भी 3 नए कानून बनाए गए हैं, भारतीय न्याय संहिता, साक्ष्य संहिता और अपराध संहिता, उसको जो है लागू करने की तैयारी में सेंट्रल गवर्नमेंट है इस समय। तो उससे पहले ई साक्ष्य ऐप का वो टेस्टिंग कर रही है, जो कि पुलिस एफआईआर वगैरह में या पुलिस की जो कार्रवाई होती है खास करके अपराधियों को पकड़ने के संबंध में, उसमें ये जो एप्लीकेशन है काफी महत्वपूर्ण काम करने वाला है। ठीक है, और ये अगला आर्टिकल है राहुल गांधी इस बार जो है वो लीडर ऑफ अपोजिशन बनाए गए हैं। ठीक है, लीडर ऑफ अपोजिशन है वो, और उनके 20 सालों का जो पूरा कैरियर रहा है, उनका पॉलिटिकल कैरियर, इस पूरे पॉलिटिकल कैरियर में पहली बार वो किसी कॉन्स्टिट्यूशनल पद पर जो है जाएंगे। ठीक है, और अंतिम आर्टिकल जो है वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से है। उसमें ये बताया जाएगा कि किस तरीके से हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी की वजह से मृत्यु हो सकती है। ठीक है, तो ये आर्टिकल्स आज के हैं। चलिए आज के पहले आर्टिकल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो दोस्तों पहला आर्टिकल जो है उसमें ये बताया गया है कि ये जो स्पीकर का पोस्ट होता है लोकसभा में, इसके लिए चुनाव जो है या कॉन्टेस्ट जो है बहुत रेयर होते हैं, हमेशा नहीं होते, बहुत रेयर होते हैं। तो इस बार ऐसा रेयर जो है मुद्दा देखने को मिला है, क्योंकि इस बार की जो गवर्नमेंट बनी है आपको पता ही है, इस बार एनडीए की सरकार भले ही बनी है, लेकिन ये एनडीए पूर्ण बहुमत के साथ आई नहीं है। तो उसके साथ जो है इंडिया ब्लॉक की सरकार है, इंडिया ब्लॉक पार्टी है, जिसने अच्छा खासा वोट हासिल किया है। ठीक है, तो हुआ क्या कि एनडीए गवर्नमेंट चाह रही थी कि ओम बिरला को जो है ये स्पीकर बनाए, लेकिन इंडिया पार्टी जो इंडिया जो ब्लॉक है उसको ये चीज पसंद नहीं आई, और दोनों इस बात पर सहमत नहीं हो सके कि ओम बिरला को लोकसभा का अध्यक्ष बनाया जाए। इसके परिणाम स्वरूप ये हुआ कि अब क्या होगा, आज के दिन हुआ चुनाव। ठीक है, आज स्पीकर के पोस्ट के लिए चुनाव हुआ। हालांकि ये अलग बात है कि ओम बिरला जी जो है ये चुनाव जीत गए। ठीक है, और इनके जो अपोजिशन में थे, मतलब इनके विरोध में जो थे, वो थे कोडी कुनील सुरेश।
ठीक है, ये कांग्रेस की तरफ से जो है लड़ रहे थे लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव, ठीक है। और वो लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव जीत नहीं सके और दोबारा से ओम बिरला फिर से लोकसभा के अध्यक्ष वो बन गए, ठीक है। ये पूरा मामला है। आगे समझिएगा इस आर्टिकल में, थोड़ा सा देखिए कि ये जो लोकसभा का स्पीकर होता है, जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है, ये कौन है और इसकी क्या शक्तियां होती हैं। स्क्रीन पर आपको ओम बिरला साहब दिखाई दे रहे होंगे, अपने सेकंड टर्म के लिए दोबारा से ये लोकसभा अध्यक्ष बन गए हैं। तो लोकसभा का जो स्पीकर होता है, जो अध्यक्ष होता है, वह लोकसभा का प्रिसाइडिंग अफसर होता है, मुख्य अधिकारी होता है, मुख्य प्रिसाइडिंग अफसर। जैसे कि आप देख रहे होंगे, जैसे लोकसभा के जो सेशन चलता है, जो जो भी सदन में कार्य चलता है, उसमें आप देख रहे होंगे दो तरफ ऐसे बना हुआ है, और यहाँ पर लोकसभा के स्पीकर की कुर्सी रहती है और उस पर लोकसभा का स्पीकर बनता है। तो ये पीठासीन अधिकारी के रूप में बैठते हैं, ठीक है। पीठासीन अधिकारी मतलब चेयरपर्सन होते हैं, और जो भी कार्य होता है लोकसभा में, उन सारे कार्यों के मुखिया होते हैं, ठीक है। उन सारे कार्यों के मुखिया, एक प्रकार से ये लोकसभा के प्रवक्ता भी बोल सकते हैं आप, इनको स्पोक पर्सन भी बोल सकते हैं कि ये जो है लोकसभा के स्पोक पर्सन है, ठीक है। ये पूरा मामला है। अब ये जो लोकसभा है, इसको हम लोअर हाउस भी कहते हैं और इसको जनता का सदन भी बोला जाता है, क्योंकि यहाँ के जो प्रतिनिधि हैं, जो सांसद हैं, वो सीधे जनता के द्वारा चुने जाते हैं, ठीक है। और एक बात और, जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है, उसका भी सांसद होना या लोकसभा का सदस्य होना अनिवार्य है। अगर उसकी लोकसभा की सदस्यता किसी कारणवश समाप्त हो गई तो उसको अध्यक्ष का पद जो है खाली करना पड़ेगा, ठीक है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 94 जो है, वो कह रहा है, द स्पीकर ऑफ द लोकसभा शैल बी chosen from amongst the members of the house and shall vacate his or her office when he or she ceases to be a member of the house। वही चीज कि अगर वह मेंबर ऑफ द हाउस नहीं रहा, मतलब अगर वो सदन का सदस्य नहीं रहा, तो उसको अपना पद जो है त्यागना पड़ेगा, ठीक है। अब अगला जो मामला है, अगला जो मुद्दा है, उसमें ये देखा गया है कि ये जो रोल ऑफ स्पीकर, मतलब कि जो स्पीकर है उसकी भूमिका क्या है, वो करता क्या है। तो इसके बारे में ऐसा बोला गया है कि जो स्पीकर ऑफ द लोकसभा, मतलब कि जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है, वह लोकसभा का हाईएस्ट अथॉरिटी माना जाता है, सबसे उच्च मुखिया। मतलब जो भी घटनाएं घट रही लोकसभा के अंदर, चाहे वो कोई विधेयक पास हो रहा है, चाहे कोई कार्य चल रहा है, चाहे कोई जो है सेशन चल रहा है, उन सारी चीजों का जो अकेला मुखिया है, वो लोकसभा का अध्यक्ष होता है, ठीक है। दूसरी चीज समझिएगा, इसके कुछ महत्वपूर्ण कार्य होते हैं, कुछ महत्वपूर्ण रूल, स्पेसिफिक रूल्स होते हैं और कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं जो लोकसभा स्पीकर ऑफ द लोकसभा इसको इंक्लूड करता है। जैसे कि प्रिसाइडिंग ओवर द प्रोसीडिंग ऑफ द लोकसभा, लोकसभा की जो कार्य प्रणाली है उसका कहीं ना कहीं मुखिया होता है, मतलब उसको लीड करता है, ठीक है। दूसरा, स्पोक पर्सन के रूप में लोकसभा के कार्य करता है, लोकसभा का स्पोक पर्सन या प्रवक्ता जिसको आप हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। मतलब एक प्रकार से उसको रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, प्रवक्ता के रूप में काम करता है। तीसरा, जो भी इम्पार्शियलिटी होती है लोकसभा में, मतलब जो एक प्रकार से पक्षपात जिसको बोलते हैं, उसको छोड़ करके निष्पक्ष काम करने का जो जिम्मा होता है, निष्पक्ष, या इसको आप बोलते हैं न्यूट्रल, ठीक है। ये पद जो है वो न्यूट्रल होता है, ठीक है, वो किसी भी पक्ष में झुका हुआ नहीं है, इसलिए इसको बोलते हैं निष्पक्ष। तो जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है, वो लोकसभा की इम्पार्शियलिटी को बनाए रखने का काम करता है, मेंटेन करता है, ठीक है। अगला जो है, इंश्योरिंग द ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी ऑफ द लोकसभा, लोकसभा की पारदर्शिता और उसकी जवाबदेही। अब आपको पता ही है, लोकसभा जो है ये जनता का सदन है, और लोकसभा में जो सांसद होते हैं वो कहाँ से चुनकर आते हैं, ये जो सांसद हैं ये सीधे जनता के द्वारा चुने जाते हैं, ठीक है। इनको कौन चुनती है, इनको जनता चुनती है। तो जाहिर सी बात है, अगर किसी प्रकार की दिक्कत या किसी प्रकार की गलती होती है, तो जो लोकसभा है उसके जो सांसद हैं, ऐसे देखा जाए तो जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं, या लोकसभा जनता के प्रति उत्तरदायी होती है। और लोकसभा का जो अध्यक्ष है वो सारे कार्यों की निगरानी रखता है, ठीक है। इसलिए अगर कोई अयोग्य हो गया सांसद, जैसे दल बदल के आधार पर अगर कोई अयोग्य है, तो उसको अयोग्य घोषित करने का जो अंतिम कार्य है वो कौन करता है, वो अंतिम कार्य लोकसभा का स्पीकर करता है, ठीक है। ये बात समझिएगा। अब आगे देखिए, प्लेइंग अ की रोल इन द लेजिस्लेटिव प्रोसेस, लोकसभा की जो विधायी प्रक्रिया है उसमें बहुत मुख्य काम करता है, बहुत मुख्य भूमिका निभाता है। जैसे धन विधेयक
आप समझते होंगे कि धन विधेयक जो होता है, धन विधेयक है कि नहीं, ये धन विधेयक है या फिर वित्त विधेयक है, ये कौन तय करता है? ये तय करता है लोकसभा का अध्यक्ष। तो ये विधायी प्रक्रिया का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग हुआ। ठीक है, अब अगले आर्टिकल पर बढ़ते हैं। अगला आर्टिकल है नागालैंड के संबंध में। तो नागालैंड में जो है आज के दिन क्या होने वाला है, आज के दिन लोकल गवर्नमेंट का, लोकल बॉडीज का चुनाव होने वाला है, जो कि तकरीबन 2 दशकों के बाद हो रहा है, 20 सालों के बाद। ठीक है, आफ्टर अ हायटस ऑफ 2 decades नागालैंड विल वोट फॉर द अर्बन लोकल बॉडीज। ठीक है, ऑन वेडनेसडे, मतलब बुधवार के दिन क्या हुआ कि चुनाव होगा लोकल अर्बन बॉडीज का। ठीक है, और ये पहली बार हो रहा है जब ऐसे सिविक पोल में, ऐसे जनता के चुनाव में जो राज्य है वो महिलाओं के लिए 33% आरक्षण की बात कर रहा है या उसको लागू कर रहा है। 33 मतलब महिलाओं को कितना आरक्षण मिलने वाला है? महिलाओं को मिलेगा 33% का आरक्षण। ठीक है, ये पूरा मामला है। अब इसमें थोड़ा सा इसका डिटेल देख लीजिए। इसमें बताया गया है कि टोटल 16 डिस्ट्रिक्ट जो है उस राज्य के जो है, उसमें से केवल 10 जिलों में जो है ये चुनाव होगा। कारण उसका क्या है? कारण उसका यह है कि वहां के जो समुदाय है, वहां के जो कम्युनिटीज हैं, वो 6 राज्यों में जो है नॉन पार्टिसिपेशन दिखा रहे हैं, मतलब उनकी कोई भागीदारी नहीं है। जो 6 ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट है, मतलब उसके जो पूर्वी जिले हैं नागालैंड के, वहां की एक पार्टी है, उसका नाम है नागालैंड पीपुल्स ऑर्गेनाइजेशन, ENPO। ठीक है, वो जो है भागीदारी नहीं कर रही है। और नागालैंड में 3 म्यूनिसिपल काउंसिल है। नागालैंड हैज 3 म्यूनिसिपल काउंसिल्स। एक तो दीमापुर है, दूसरा कोहिमा है, और तीसरा कौन सा है? मोकोकचुंग। ठीक है, और उनके पास 36 टाउन काउंसिल हैं, जिसमें से 6 ऑफ द 19 वार्ड्स इन कोहिमा, मतलब कि 19 में से जो 6 वार्ड है वो कहां पर है? वो कोहिमा में है। और 23 में से 8 वार्ड जो है वो दीमापुर में है। और 18 वार्ड में से जो 6 वार्ड है वो मोकोकचुंग में है। ठीक है, और ये सब किसके लिए रिजर्व किए गए हैं? ये रिजर्व किए गए महिलाओं के लिए। ठीक है, वही 33% आरक्षण हर जगह से निकाल देंगे तो आपको पता लग जाएगा कि हर वार्ड से जो है या हर क्षेत्र से जो है 33% आरक्षण महिलाओं को दिया जा रहा है। ठीक है, अब थोड़ा सा नागालैंड के बारे में समझते हैं। तो नागालैंड को जो है अनुच्छेद 371A के तहत एक विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो इसमें कहा गया है कि जब नागालैंड राज्य जो है वह बना 13वें संविधान संशोधन अधिनियम 1962 के थ्रू भारतीय संघ में जब इसको शामिल किया गया, तो इसके साथ एक अनुच्छेद 371 जोड़ा गया जो कि इसकी विशेष स्थिति को दिखाता है। और एक पार्ट जोड़ा गया, मतलब 21वें पार्ट में जो है ये जोड़ा गया। दूसरा, अनुच्छेद 371A जो है वो कुछ विशेष संवैधानिक प्रावधान जो है नागालैंड के संबंध में लागू करता है, जिसमें से कुछ महत्वपूर्ण चीजें जैसे कि नागालैंड के जो धार्मिक और उनकी सामाजिक प्रैक्टिसेस हैं, जो उनकी परंपराएं हैं, जो उनकी रीतियां हैं, ठीक है, नागा के संबंध में जब भी भारतीय संसद कोई कानून बनाएगी तो कोई भी कानून ऐसा नहीं बनेगा जो इनके खिलाफ हो, या जब तक यहाँ की विधायिका उस कानून को बनाने के लिए जो है सहमति प्रदान ना कर दे, तब तक जो संसद है नागालैंड के संबंध में कोई कानून ऐसा नहीं बनाएगी। ठीक है, पहला तो ये हो गया कि रिलीजियस और सोशल प्रैक्टिसेस ऑफ द नागाज। दूसरा हो गया जो नागा होते हैं उनकी जो परंपराएं हैं, जो उनके अपने वहां की प्रथाएं हैं, जो कानून है, उनके लिए भी उनके संबंध में अगर कोई कानून बनाना होगा तो जब तक वहां की विधायिका इसको अलाउ ना करे तब तक ये नहीं बना सकते। दूसरा, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सिविल एंड क्रिमिनल जस्टिस। ठीक है, नागरिक और आपराधिक न्याय जो है, खास करके जो है नागा के कस्टमरी लॉ, जो उनकी वहां की कस्टम्स हैं, जो उनकी परंपराएं हैं, जो विधियां हैं, उनको ध्यान में रखते हुए जो कोई भी कानून बनेगा तो उसमें जो है वहां की जो विधायिका है उससे जो है कहीं ना कहीं एक आदेश लेना पड़ेगा। ऑनरशिप एंड ट्रांसफर ऑफ लैंड एंड इट्स रिसोर्सेज, ये कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिस पर अगर संसद कानून बनाना चाहे तो बिना वहां के विधायिका की मर्जी की नहीं बना सकती। ठीक है, shall apply to the state of Nagaland and unless the legislative assembly of Nagaland by a
रेजोल्यूशन सो डिसाइड्स, मतलब जब तक कि नागालैंड की असेंबली कोई रेजोल्यूशन पास नहीं करेगी उसके संबंध में, तब तक यह निर्णय नहीं लिया जा सकेगा कि इस पर कानून बनाया जाए। ठीक है, अब अगला आर्टिकल है अग्निपथ स्कीम के बारे में। क्या अग्निपथ स्कीम के बारे में दोबारा सोचा जाए, इसके क्या परिणाम है, आगे आने वाले समय में इसको किस तरीके से हम देख रहे हैं। चूंकि नई गवर्नमेंट बनी है और नई गवर्नमेंट जो है वो कोएलिशन गवर्नमेंट है, गठबंधन सरकार है, तो जरूर अग्निपथ स्कीम के बारे में तो विचार होगा ही, क्योंकि ये कोई बहुमत की सरकार नहीं है कि इस पर किसी प्रकार का दबाव नहीं है। दबाव होना तय है और होना भी चाहिए। गठबंधन सरकार का मतलब ही है कि कहीं ना कहीं पिछली सरकार के विश्वास, जो पिछली सरकार पर जो विश्वास था, उस विश्वास में थोड़ी बहुत कमी आई है, इससे ही कोएलिशन गवर्नमेंट बनती है। ठीक है, अब चलिए समझते हैं कि दो अग्निपथ स्कीम है, इसमें जो सोल्जर्स होते हैं, जो सिपाही सैनिक होते हैं, उनको कहीं ना कहीं आर्म फोर्सेज में शामिल करने का एक स्कीम है। ठीक है, सेंट्रलाइज स्कीम है। इसमें इस अग्निपथ स्कीम को बड़ा मुद्दा बनाया गया था, जो जनरल इलेक्शन हुआ था लोकसभा का उसमें, और उसके बाद जब रिजल्ट आया तो ये एनडीए जो है वापस से सरकार एनडीए ने बनाया, और उसके जो एलाइज हैं, खास करके जनता दल यूनाइटेड और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान की, इन्होंने कुछ मुद्दे उठाए अग्निपथ के संबंध में, और उन्होंने कहा कि इसके बारे में एक महत्वपूर्ण बहस जो है, इसके बारे में डिस्कशन करना बड़ा आवश्यक है, क्योंकि कुछ महत्वपूर्ण चेंजेस, कुछ महत्वपूर्ण बदलाव जो है हमको अग्निपथ स्कीम में करने होंगे। ठीक है, उसके संबंध में बातचीत की। तो चलिए समझ लेते हैं अग्निपथ स्कीम जो है वो क्या है। अग्निपथ स्कीम के बारे में अगर देखा जाए तो एक केंद्रीय सरकार की एक स्कीम है, जिसको 2022 में लॉन्च किया गया था, खास करके आर्म फोर्सेस, सैन्य बल जो है, आर्म फोर्सेस सशस्त्र बल, उनके रिक्रूटमेंट के लिए इसको लॉन्च किया गया। ठीक है, दूसरी चीज, यह ऐसी रिक्रूटमेंट प्रोसेस है, ऐसी जो है भर्ती प्रक्रिया है, जो कि अधिकारी रैंक से नीचे के जो सिपाही हैं, जो सैनिक है, उनको भर्ती करने के लिए चलाई गई थी। और इसका जो महत्वपूर्ण गोल था, महत्वपूर्ण उद्देश्य था, ये था कि हमको फिट और नए लोग 17 से 21 17 से 21.5 वर्ष की उम्र के बीच, सॉरी 17.5 से 21 वर्ष के बीच के जो लोग हैं, उनको रिक्रूट करने की बात थी। ठीक है, इसका मतलब ये था कि ये जो अग्निपथ स्कीम है, इसमें हम अग्निवीर को जो है रिक्रूट करेंगे, और वो अन्य सिपाही, अन्य आर्मी के कंपैरिजन में क्या होंगे, थोड़े फिट होंगे, थोड़े मजबूत होंगे, थोड़े जवान होंगे, तो उनको भर्ती करने की एक प्रक्रिया है। ठीक है, दूसरी चीज, द आर्म फोर्सेज वुड आल्सो हैव द ऑप्शन टू रिटेन सम ऑफ द बेस्ट अग्निवीर्स। ये जो आर्म फोर्सेज है, जो सशस्त्र बल है, उसमें 25% लोग जो हैं शामिल हो जाएंगे। जैसे कि मान लो 100 लोग अगर अग्निवीर बन रहे हैं, तो 4 सालों बाद क्या होगा, 25 लोग जो है ऑलरेडी सेना में स्टेबल हो जाएंगे, और 75 लोग सेना से बाहर निकल जाएंगे। यही प्रोसेस है, यही प्रक्रिया है। ठीक है, ये पूरा आपका मामला है। दूसरी चीज, अब एलिजिबिलिटी की बात की जाए तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है, उसमें 17.5 वर्ष से लेकर के 21 साल के बीच के जो भी बच्चे हैं, जो भी लोग हैं, उनको जो है अग्निपथ स्कीम में जो है एनरोल करने का मौका मिलेगा। ठीक है, और जो गर्ल्स हैं, उनकी जो एज लिमिट है वो ओपन है, वो अग्निपथ एंट्री के लिए ओपन है, और उनके लिए ऐसा कोई रिजर्वेशन जो है, वुमेन वुमेन को इसके अंडर में कोई स्कीम कोई अलग से रिजर्वेशन उनको नहीं मिला हुआ है। और द रिक्रूटमेंट स्टैंडर्ड विल रिमेन द सेम। जो रिक्रूटमेंट का जो स्टैंडर्ड है, जो मानक होंगे, वो बराबर होंगे। एंड रिक्रूटमेंट विल बी डन ट्वाइस अ ईयर थ्रू रैलीज, और एक साल में 2 बार ये रिक्रूटमेंट कराया जाएगा रैली के द्वारा। ठीक है, ये आप देख रहे होंगे, इसमें तीनों सेनाओं में भर्ती ली जाती है। भारतीय सेना मतलब थल सेना में भी भर्ती होते हैं लोग, ठीक है, जल सेना में भी भर्ती होते हैं, और वायु सेना में भी भर्ती होते हैं। हालांकि अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा थल सेना में भर्ती किया जाते हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा लोग कहाँ भर्ती होंगे, थल सेना में। ठीक है, इस नई स्कीम के अंतर्गत जो अग्निवीर होंगे, वो 4 सालों के लिए उनको रिक्रूट किया जाएगा, और जब 4 साल पूरा होगा तो 25% लोग रेगुलर आर्मी में बन जाएंगे। ठीक है, उनको रैंक मिल जाएगा परमानेंट बेसिस पर,
मतलब वो वहीं से कंटिन्यू कर लेंगे, वो वहीं से आर्मी में कंटिन्यू हो जाएंगे, उनको सरकार एक प्रकार से परमानेंट नौकरी मिल जाएगी, ऐसा समझ लीजिए। उनको परमानेंट, जो 25% लोग हैं उनको परमानेंट जॉब मिल जाएगी, और जो 75% लोग हैं वो बाहर हो जाएंगे 4 साल के बाद। ठीक है। अब आर्मी की बात की जाए तो आर्मी लगभग 40,000 अग्निवीर को जो है हर साल इंडक्ट कर रही है, उनको शामिल कर रही है। और वहीं पर अगर नेवी और एयरफोर्स की बात की जाए तो तकरीबन 3,000 अग्निवीर को जो है शामिल कर रहे हैं। ठीक है। अब अग्निवीर जो होंगे अपने कार्य के दौरान, अपने टेन्योर कार्यकाल के दौरान, वो 12 क्लास 12 का जो है सर्टिफिकेट हासिल कर सकते हैं, या बैचलर डिग्री भी जो है हासिल कर सकते हैं, और कुछ और भी योग्य सर्टिफिकेट और भी स्किल सर्टिफिकेट जो है प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। और जब वो 4 सालों बाद छोड़ेंगे तो उनको कुछ पैसा भी मिलेगा, मतलब छोड़ते हुए उनको कुछ पैसा मिलेगा, परंतु उनको किसी प्रकार का पेंशन नहीं मिलेगा। वो किसी पेंशन के जो है पेंशन के लिए एलिजिबल नहीं होने वाले हैं। ठीक है। तो ये अग्निवीर राष्ट्र के रक्षक, भारत के अग्निवीर, ये आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। ठीक है। अब अगले आर्टिकल आर्टिकल पर आते हैं। जो केंद्रीय गृह मंत्रालय है वो एक टेस्ट कर रहा है एक एप्लीकेशन का, जिसका नाम है ई साक्ष्य ऐप। इसका नाम क्या है? ई साक्ष्य ऐप। ई साक्ष्य ऐप जो है, इसका मेन काम क्या है इसको समझिएगा। तो थोड़े ही टाइम बाद जो है केंद्रीय गृह मंत्रालय जो है वो 3 महत्वपूर्ण आपराधिक कानूनों को इम्प्लीमेंट करने वाला है। तो उनको इम्प्लीमेंट करने से पहले एक मोबाइल फोन एप्लीकेशन को ये चेक कर रहा है, उसका टेस्ट ले रहा है, जिसका नाम है ई साक्ष्य ऐप। अब हमको ये समझना है ये एप्लीकेशन आखिर है क्या। तो ये जो एप्लीकेशन है ये कहीं ना कहीं क्रिमिनल केसेस को और ज्यादा साफ करने के लिए और ज्यादा पारदर्शी बनाने के लिए, उनकी जो प्रोसेस होती है कि किस तरीके से जांच होती है, किस तरीके से साक्ष्य जुटाए जाते हैं, उन सब चीजों में क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म प्रदान करेगा, जिससे कि पुलिस वालों को थोड़ी सी मदद मिलेगी, अच्छी मदद मिल जाएगी। ठीक है। जैसे कि जो भी पुलिस ऑफिशियल होगा, ठीक है, उसको एक फोटो जो है अपलोड करना पड़ेगा पूरी प्रोसेस होने के बाद। वो जो भी काम करेगा, किसी केस से संबंधित जो भी काम करेगा, वो केस जो कंप्लीट हो जाएगा तो अपनी वो सेल्फी क्या कर देगा? अपलोड कर देगा। और जो रिकॉर्डिंग होगी उस एप्लीकेशन पर, अधिकतम 4 मिनट की रिकॉर्डिंग करेगा, और बहुत सारी फाइल्स जो है वो अपलोड करेगा, खास करके फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट के संबंध में। ठीक है। जो भी डिटेल उसको शेयर करना होगा इस एप्लीकेशन पर वो शेयर कर सकता है। ठीक है। अब भारतीय न्याय संहिता जो है वो किसको रिप्लेस करने जा रही है, किसके स्थान पर, किसका स्थान लेगी? जो भारतीय न्याय संहिता है वो स्थान लेगी इंडियन पिनल कोड का। इंडियन पिनल कोड, ठीक है, ये भारतीय दंड संहिता का स्थान लेगी 1860। उसके बाद जो भारतीय साक्ष्य है, भारतीय साक्ष्य, ये किसका स्थान लेने वाला है? ये इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 का स्थान लेगा। और जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जिसको हम BNSS बोलते हैं, ये जो है ये रिप्लेस करेगी, या ये किसका स्थान लेगी? कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898। ठीक है। और ये 1 जुलाई से फोर्स में आ जाएंगे। 1 जुलाई से, इसी आने वाली 1 जुलाई से क्या हो जाएंगे? फोर्स में आ जाएंगे। मतलब अब IPC नहीं रह गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब IPC नहीं रह गया, अब IPC की बजाय क्या हो जाएगा? भारतीय न्याय संहिता। ये बात ध्यान रखिएगा। अब 1 जुलाई से क्या हो जाएगा? भारतीय न्याय संहिता। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जो है ये कंपलसरी बनाती है किस चीज को? ऑडियो विजुअल रिकॉर्डिंग। ठीक है। आप सर्च एंड सीजर इन ईच क्रिमिनल केसेस, हर क्रिमिनल केस के जो है क्या कहते हैं, उनके सर्च और सीजर में ऑडियो विजुअल रिकॉर्डिंग बहुत जरूरी बना दी गई है, उसको मैंडेटरी कर दिया गया है, खास करके फॉरेंसिक एग्जामिनेशन में। ठीक है। जैसे कि होता क्या है कि जब कोई अपराध होता है तो उसमें फॉरेंसिक जांच होती है, आपको पता ही है। ठीक है। और बहुत सारी चीज, खास करके जो सात ऐसे ऐसे पनिशमेंट्स, ऐसे अपराध जिनको सजा, जिनमें सजा जो है 7 साल से ऊपर की होती है, उसमें ये मैंडेटरी बना दिया गया है कि ये ऑडियो विजुअल जो रिकॉर्डिंग होगी उसको मैंडेटरी एक प्रकार से कर दिया गया है। ठीक है। दूसरा समझिएगा, ये जो मोबाइल एप्लीकेशन है जिसको हम ई साक्ष्य बोलते हैं, ये मोबाइल एप्लीकेशन किसके द्वारा डेवलप किया गया? नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, NIC।
ये बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि ऐसे सवाल जो है पूछे जा सकते हैं फ्यूचर में। यही यूपीपीसीएस का जो एग्जाम होने वाला है उसमें ही पूछा जा सकता है कि जो ई साक्ष्य मोबाइल एप्लीकेशन है वो किसके द्वारा डेवलप किया गया है। जो डेवलप किया गया है नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर के द्वारा, ठीक है। और ये सभी पुलिस स्टेशन पे अवेलेबल होगा और उसको डाउनलोड कर लिया जाएगा वहीं से, उसको रजिस्टर करके, ठीक है। ये सारी चीजें हैं। बहुत सारे एक्यूज जो होते हैं वो लॉ लॉ ड्यू टू प्रोसीजरल कंपनियों के द्वारा, क्योंकि जो कानून होता है उसको फॉलो नहीं किया जाता ठीक से, और उसमें जो भी कमियां उसका फायदा उठाकर बहुत सारे अपराधी जो है बच के निकल जाते हैं। तो जो नया कानून आया है ये सभी चीज क्या कर देगा, डिजिटल कर देगा, सबको डिजिटल फॉर्म में कर देगा, ठीक है। इसमें भी एक थोड़ी सी एक चुनौती वाली बात यह है कि जो डिजिटल एविडेंस होता है वो भी तो मिट सकता है, वो भी तो जो है अपराधियों के द्वारा उसका गलत इस्तेमाल हो सकता है। फॉरेंसिक जो एविडेंस है उसका गलत इस्तेमाल हो सकता है, ठीक है। ये चीज समझिएगा, क्योंकि जो फॉरेंसिक एविडेंस है जब वो डिजिटल हो जाएगा तो उसका इस्तेमाल गलत तरीके से भी किया जा सकता है, बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो उसकी भी अपनी चुनौतियां हैं। अब राहुल गांधी के बारे में समझ लीजिए। राहुल गांधी जो है वो लीडर ऑफ अपोजिशन जो है अनाउंस कर दिए गए हैं कांग्रेस के द्वारा। कांग्रेस ने अनाउंस कर दिया है कि जो राहुल गांधी जी हैं वो इस बार लीडर ऑफ अपोजिशन बनेंगे, ठीक है, लीडर ऑफ अपोजिशन। और ये इनका जो 20 साल का पॉलिटिकल कैरियर है, इस पूरे 20 साल के पॉलिटिकल कैरियर में पहली बार ये किसी संवैधानिक पद पर विराजमान होंगे। हालांकि आप ये ध्यान रखिएगा कि जो लीडर ऑफ अपोजिशन है, जो विपक्ष का नेता जिसको आप बोलते हैं, विपक्ष का जो नेता होता है, इस पद का संविधान में कहीं उल्लेख नहीं है, बात ध्यान रखिएगा। इस पद का कहीं संविधान में उल्लेख नहीं है, परंतु फिर भी एक प्रकार से संवैधानिक पद ही ये माना जाता है। तो ये डिसीजन लिया गया कि मिस्टर गांधी जो है वो अब लीडर ऑफ अपोजिशन बनेंगे, ठीक है। और एक बात और ध्यान दीजिएगा, जो लीडर ऑफ अपोजिशन होता है वो कैबिनेट मिनिस्टर का रैंक प्राप्त करता है, ठीक है, कैबिनेट मिनिस्टर का रैंक प्राप्त करता है। और बहुत सारे सिलेक्शन पैनल का ये पार्ट होता है, जैसे कि इलेक्शन कमिश्नर को चुनने के लिए जो कमीशन बनता है उसका ये पार्ट होता है। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई का जो डायरेक्टर बनता है उसको जो अपॉइंट करता है उसका भी ये पार्ट होता है। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जो है, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर और नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन चीफ, मतलब उसका जो मुखिया होता है उसको भी चुनने के लिए जिस कमीशन, जिस समिति का गठन होता है उस समिति का हिस्सा होता है लीडर ऑफ अपोजिशन। तो ये काफी महत्वपूर्ण पद है, ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण पद है ये। और लीडर ऑफ अपोजिशन आप समझ ही रहे हैं कि जब चुनाव संपन्न हुआ लोकसभा का तो उसके बाद दो चीजें होती है, एक तो पार्टी जीत जाती है तो ये एनडीए जीत गई, ठीक है, और जो इंडिया ब्लॉक है वो बड़ी विपक्ष के रूप में सामने आई। तो कांग्रेस इसमें सबसे बड़े विपक्ष के रूप में सामने आया कांग्रेस। तो यही होता है कि जब कोई पार्टी जीतती है तो उसके विरोध में, उसके विपक्ष में जो सबसे बड़ी पार्टी होती है उसी का जो नेता होता है उसी को हम बनाते हैं लीडर ऑफ अपोजिशन, लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी, उसका जो नेता होता है। और ये लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी का मतलब रूल क्या है, डेफिनेशन क्या है, जो भी चुनाव हुआ उसमें कम से कम 1/10 सीट्स ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द लोकसभा, मतलब जितनी लोकसभा की पूरी सीट है, कितनी सीट है, 545, सॉरी 550, ठीक है, +2, ठीक है, 550 +2, हालांकि अब ये दो जाने वाले हैं। इसकी जो पूरी स्ट्रेंथ है उसका 10% कम से कम इनको मिलना चाहिए। तो अगर इसका 10% निकालें तो 55 मिल जाएगा। 55 से ज्यादा सीट जो है कांग्रेस ने जीता हुआ है, तो लोकसभा का जो विपक्ष का नेता है वो इनको रिकॉग्नाइज कर लिया जाएगा, ठीक है। तो ये जो लोकसभा का जो लोकसभा के विपक्ष के नेता हैं ये काफी क्रूशियल मेंबर होते हैं कुछ कमेटीज के, जैसे पब्लिक अकाउंट कमेटी, इसके चेयरमैन होते हैं ये। पब्लिक अंडरटेकिंग एस्टिमेट्स एंड आल्सो मेंबर ऑफ सेवरल ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटीज, बहुत सारी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के भी ये मेंबर होते हैं। और ये बहुत सारे सिलेक्शन कमेटीज के मेंबर होते हैं, जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, सीबीआई, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन और एनएचआरसी और लोकपाल, इन सारे समितियों के जो मुखिया होते हैं उनको चुनने के लिए जो भी समिति का गठन होता है उसके ये मेंबर होते हैं, ठीक है। तो ये इनका पद काफी महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। और ये जो लीडर ऑफ अपोजिशन होता है ये कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करता है, संरचनात्मक आलोचना करता है, या अपनी विरोधी या जो
सरकार है, और कई बार तो ऐसा होता है अल्टरनेटिव गवर्नमेंट प्रोवाइड करते हैं। जैसे मान लो जो सरकार बनी हुई है, जिस जिस पार्टी की सरकार, अगर वो अल्पमत में आ गई, ठीक है, अगर उसके खिलाफ जो है अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया, अगर वो अल्पमत में आ गई, तो उसके लिए एक वैकल्पिक सरकार जो है, एक वैकल्पिक सरकार की व्यवस्था कौन करता है? बल्कि वैकल्पिक सरकार की व्यवस्था लीडर ऑफ अपोजिशन करता है, ठीक है। तो ये मामला है। और एक प्रकार से इनको स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन मिलता है अंडर द सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ द लीडर ऑफ अपोजिशन इन पार्लियामेंट्री एक्ट 1977। तो पार्लियामेंट्री एक्ट 1977 के तहत इनको जो है स्टैट्यूट अलाउंस और क्या कहते हैं, सैलरी मिलती है, ठीक है। और द ऑफिस ऑफ द लीडर ऑफ अपोजिशन इज नॉट मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ये बात ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट ये लाइन है कि जो लोकसभा का जो विपक्ष का नेता होता है, इसके कार्यालय का कहीं भी संविधान में वर्णन नहीं किया गया है। ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। द ऑफिस ऑफ द लीडर ऑफ द ऑपोजिशन इज नॉट मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो अब एक सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल, आज का जो अंतिम आर्टिकल है उसके बारे में समझिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा है, इसमें यह बताया गया है कि पोटेशियम साइनाइड एक केमिकल है, अगर उसका गलती से आप उसका सेवन कर लेते हैं, उसको खा लेते हैं, तो किस तरीके से अचानक आपकी मृत्यु हो जाती है, सडन डेथ आपकी होती है, उसके बारे में समझाया गया है। तो पोटेशियम साइनाइड जो होता है वो क्या करता है, जब आप इसको ग्रहण करते हैं, जब आप इसको खा लेते हैं, तो आपके शरीर में जो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन होता है, ठीक है, ऑक्सीजन आपके शरीर में क्या होता है, लंग्स से क्या होता है, ऑक्सीजन निकलता है ना, और पूरे शरीर में जो है पहुंचता है, खास करके ब्रेन में जाता है। तो आपको पता है कि जो ब्रेन सेल्स होती हैं, उनको अगर चलना है, अगर ब्रेन सेल्स को जीवित रहना है, तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है ऑक्सीजन। अगर 180 सेकेंड तक, अगर ऐसे माने कि 180 सेकेंड तक हम ऑक्सीजन देना बंद कर दे ब्रेन को, तो ब्रेन सेल्स जो हैं वो धीरे धीरे मरना शुरू हो जाएंगी, ठीक है, धीरे धीरे वो काम करना बंद कर देंगे। और 5 मिनट तक अगर ऑक्सीजन हमारे ब्रेन को ना मिले, केवल 5 मिनट अगर ऑक्सीजन न मिले ब्रेन को, तो हमारा जो ब्रेन है वो मर जाएगा, और उसी के साथ साथ जो मृत्यु है आदमी की भी जो है डेथ हो जाएगी। तो इसकी टेक्निकल चीजें समझिए। टेक्निकल चीजें क्या है कि जो पोटेशियम साइनाइड होता है वो क्या कर लेता है, ऑक्सीजन का जो सप्लाई है उसको रोक देता है। हमारे शरीर की जो कोशिकाएं हैं, उन कोशिकाओं में ऑक्सीजन की जो सप्लाई होती है उसको रोक देता है। अब ये जो ऑक्सीजन होता है, इसको सप्लाई कौन करता है, इसको सप्लाई करता है हीमोग्लोबिन। कौन सप्लाई करता है, इसका सप्लाई करता है हीमोग्लोबिन, और साइटोक्रोम नाम का एक प्रोटीन, जो कि कोशिकाओं को श्वसन में जो है हेल्प करता है, ठीक है। ये क्या करते हैं, जब आपके शरीर में पोटेशियम साइनाइड चला जाता है, तो उन वो जो है दो भागों में बढ़ जाते हैं, ठीक है, केसीएन, ठीक है, ऐसे समझ लीजिए। तो केसीएन जो होता है वो दो भागों में बढ़ जाता है, दो चीजों में डिवाइड हो जाता है, और वो हीमोग्लोबिन से जाके अटैच हो जाता है, और साइटोक्रोम से भी जो है अटैच हो जाता है, ठीक है। और इससे क्या होता है, इससे ऑक्सीजन कैरिंग जो कैपेसिटी होती है, या ऑक्सीजन कैरिंग जो मॉलिक्यूल्स होते हैं हमारे रेड ब्लड सेल्स में, उनका जो है एक प्रकार से वो रुक जाते हैं, उनको स्टॉप कर दिया जाता है, ठीक है। और उससे परिणाम ये होता है कि जो ऑक्सीजन हमारे ब्रेन में पहुंच नहीं पाती, और इस वजह से जो है आदमी की एक प्रकार से डेथ हो जाती है। इसलिए इसको बहुत घातक केमिकल जो है माना गया है। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को देखने के लिए। इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे कि यूपीएससी और यूपीपीएससी की तैयारी करने वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी एस्पिरेंट्स हैं, उनको इसका फायदा मिल सके, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।